Let's start our today's class. कल की लास्ट क्लास में दैट वाज ऑन अगस्त 28 हमने इस सवाल को रीड कर लिया था. दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3. विंटर 2020 से इस क्वेश्चन का इस अटेम्प्ट का ताल्लुक है, ठीक है ना. विंटर 2020 एंड द कैटेगरी इज ऑफ 25 मार्क्स, ठीक है. 25 नंबर की कैटेगरी का ये एक सवाल और ओवरऑल लेवल पे इसके अंदर 3 रिक्वायरमेंट्स पूछी गई हैं. कल हमने सवाल को अंडरस्टैंड किया था, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मैं दोबारा से बता देता हूँ. Then obviously speaking, we're going to start off with the solution. So basically this question was about Karachi Pharmaceuticals Limited और जिसने overall level पे जिस topic को उन्होंने target किया है यहाँ पे, that is benchmarking. This company is benchmarking itself from other pharmaceutical companies and other pharmaceutical researchers and manufacturers. So basically the idea is that KPL is having a significant amount of cash crunch. उन्हें कैश क्रंच जो है वो महसूस होता है, उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो ओवरड्राफ्ट से लेना पड़ता है. एंड ओवरऑल लेवल पे इस तरह की जो मसाइल होते हैं वो इन्हें पेश होते हैं कि डिविडेंड वगैरह नहीं दे पाते और ये सारी चीज़ें. इन्होंने अपनी बेंचमार्किंग की थी मुंबई फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से, जो यहाँ पे अपेंडिक्स के अंदर आ रहा है. अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ पोर्टफोलियोज का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बताया था. इसी तरीके से ओवरऑल लेवल पे इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बताया था, फाइनेंशियल पोजीशन बताई थी, दोनों को आपस में कंपेयर किया था और हमें ये दोनों चीजें इसने प्रोवाइड की थी. अच्छा जी, एक कमेंट आया है, सर आप माइक एडजस्ट कर लें, माइक सेटिंग में. बाकी लोगों को मसला हो रहा है आवाज सुनने में, माइक की आवाज में कोई इशू है, एनीथिंग? बाकी लोग अगर कंफर्म कर दें. फातिमा, मरियम, नवीद, रुबास, शहाब, एनीवन. नवीद कहते हैं नहीं सर कोई मसला नहीं है, ऑडियो रीचेक कर लो अपने पास. आई डोंट थिंक माइक का कोई इशू होना चाहिए, मैंने हेडफोन्स पहने हुए प्रॉपर्ली. ऑडियो इज क्लियर, चल ठीक हो गया. सो यहाँ पे सिनेरियो ये है कि मुंबई फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और हमारे पास कराची फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इन दोनों का कंपैरिजन मौजूद है. By far the comparison has been between number of products to class 1, class 2, class 3 में percentage of revenue contribution, percentage of total cost margin that they're going to get on that, ठीक है. ओवरऑल लेवल पे इस तरह से पोर्टफोलियो मिक्स बताया गया है तीनों का, तीनों क्लासेस का. एंड एट द सेम टाइम हमारे पास मुंबई का भी ये तीनों क्लासेस का मौजूद है. चंद एक चीजें कल हमने पॉइंट आउट की थी, वो हम रिक्वायरमेंट ए के आंसर में अब लिखना स्टार्ट करेंगे. और रिक्वायरमेंट ए इसके बारे में ये कहती है कि हमें ये बताना है दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो किस तरह का है, क्या फर्क है. फिर हमें मार्केटिंग के 6 इज आईज जो है वो इस्तेमाल करने हैं और ये बताना है कि भाई वो कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं अपनी करंट इंप्रूवमेंट, करंट मार्केटिंग मिक्स को इम्प्रूव करने के लिए. देन हमने कहा है कि भाई इस क्लेम पे रिस्पॉन्ड किया जाए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वेस्ट है शेयर होल्डर फंड्स का और उनका कोई फायदा नहीं है. तो कंपेरेटिवली एक अच्छा क्वेश्चन किया जाने वाला, आसानी से कर सकते हैं. बस हमें यहाँ पे जो है सबसे पहले वाली रिक्वायरमेंट को देखना है, वो मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट है. एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ केपीएल इन रिलेशन टू इट्स कंपेटिटर एंड कंक्लूड ऑन द पोजीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ केपीएल. केपीएल की पोजीशन प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करनी है. वंस हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो हम बात कर सकते हैं. ये मुंबई फार्मास्यूटिकल्स का हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन भी मौजूद है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी मौजूद है. जी भाई, कोई पॉइंट कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? अगर बोलो तो मैं तुम्हें 5-10 मिनट देता हूँ अपने तौर पे, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. और अगर बोलते हो तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से बता दो. किसी के जहन में कोई पॉइंट है या चाहो तो मैं वक्त दे सकता हूँ कि पहले सॉल्व कर लो. हमें दोनों के पोर्टफोलियो को और दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करना है और देखना है कहाँ पे केपीएल ने अच्छे स्टेप्स लिए और कहाँ पे केपीएल को इम्प्रूव करना चाहिए. दैट्स द आइडिया. डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है चलो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ. सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर नजर करें तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे नजर आता है, फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो of KPL as compared to मुंबई फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ठीक है. फाइनेंशियल पोजीशन और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये दोनों आपके सामने मौजूद है. सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे देखने वाला है वो पॉइंट ये है कि जो क्लास 1 के प्रोडक्ट्स हैं केपीएल के वो ज्यादा है.
there is a large number of products in class 1 of KPL as compared to MPL. This implies that a large amount of cash will be stuck in the research and development of such products. सर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक यहाँ पे आ रहा है जिसकी वजह से इनको कैश की फंडिंग की कमी पेश आ रही है, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इस वक्त रिसर्च लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी हद तक स्टैब्लिश हो चुके हैं या ग्रोथ फेज में जा चुके हैं। अब जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ये पेटेंटेड लेवल पे सेल कर रहे हैं वो सिर्फ 15 है, और यहाँ पे जो मिला के सेल कर रहे हैं कि दूसरी कंपनीज भी वो फॉर्मूला बेच रही हैं, ये भी ये फॉर्मूला बेच रहे हैं, वो 40 है। अब देखो ये वो प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जो पहले इनके पेटेंटेड थे, और ये वो भी हो सकते हैं जो पहले किसी और के पेटेंटेड थे और अब ये बेच रहे हैं। क्लास 3 में वो फॉल करेगा, राइट, क्लास 3 में फॉल करेगा। तो ओवरऑल लेवल पे अगर मैं मुंबई फार्मास्यूटिकल्स की सिचुएशन देखूं तो इन्होंने जो अपना रिसर्च वाला प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काफी कम है, और 30 प्रोडक्ट्स यहाँ पे इनके फॉल कर रहे हैं जो इनका 90% रेवेन्यू लेके आते हैं। तुम लोगों को याद होगा एक बीएम के अंदर एक मॉडल पढ़ा जाता था बीसीजी मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स में किसी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था या बाइफिकेट किया जाता था। कोई मुझे बताएगा वो 4 क्वाड्रेंट्स कौन से थे? हाँ भाई, एनीवन? स्टार, और नवीद ने बोला स्टार कैश काउ, ठीक है, स्टार कैश काउ, डॉग क्वेश्चन, ठीक है, डॉग इन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। स्टार प्रोडक्ट कौन से थे कि मार्केट भी ग्रो कर रही है, आपका शेयर भी ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आईटी की मार्केट है इस वक्त। अब मैं अगर इवेंसियन की बात करूं या ऑक्टोपस डिजिटल की बात करूं, पाकिस्तान की मानी हुई कंपनीज हैं, नेटसॉल की बात करूं, सिस्टम्स लिमिटेड की बात करूं, तो ओवरऑल लेवल पे इस मार्केट का शेयर भी बढ़ रहा है, मार्केट भी ग्रो कर रही है और इनका शेयर भी बढ़ता जा रहा है। ये अच्छी कंपनीज है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो बहुत सारा आईटी का काम इनके पास आता है। नेटसॉल, सिस्टम्स लिमिटेड, टीआरजी, इवेंसियन, ऑक्टोपस डिजिटल, इस तरह की कंपनीज ये जानी मानी कंपनीज है और उनका शेयर बढ़ता ही जा रहा है मार्केट में, ठीक है। जो छोटी कंपनीज है उनका शेयर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है जैसे जैसे लोग और टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक होते चले जा रहे हैं। छोटे स्टार्टअप्स को छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अक्सर जो सॉफ्टवेयर हाउस चल रहे हैं वो बाहर की फ्रीलांसिंग पे चल रहे हैं। यहाँ की लोकल कॉर्पोरेट्स का जो काम है ज्यादातर बड़ी जो है वो जायंट्स के पास जा रहा है। स्टार प्रोडक्ट वो होता है जहां पे मार्केट भी ग्रो कर रही है और आपका शेयर भी ग्रो कर रहा है। कैश काउस वो होते हैं जहां पे मार्केट ग्रो नहीं कर रही, मार्केट अपनी सैचुरेशन को पहुंच चुकी है, लेकिन आपका शेयर उसमें बहुत बड़ा है, आपका शेयर उसमें बहुत बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डब्बे में दूध आते हैं, मतलब ऑलपर्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, ये जिस तरह का मिल्क होता है पैस्चराइज्ड मिल्क बेसिकली, इसके अंदर क्या होता है, शेल्फ लाइफ इनकी बहुत ज्यादा होती है, लोग इन्हें प्रेफर करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ऑलपर्स के पास मार्केट है वो इवेंचुअली ज्यादा लोगों के पास नहीं है। इसकी मार्केट उतनी ही एक्सपेंड करेगी जितनी पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी, क्योंकि एक बेसिक नीड है, बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन ऑलपर्स का शेयर ओवर द पीरियड इतना तेजी से ग्रो होता हुआ आया है कि उसने जो कच्चा दूध लोकल मिल्क हमें मिलता है, लोकल दूध मिलता है, उसके शेयर को भी स्नैच कर लिया, लोगों को वो इस तरफ लेकर आ गया, राइट। कैश का और पेनाडोल टेबलेट की भी यही एग्जांपल है, रुबास बिल्कुल सही कह रहा है। फिर इसी तरीके से अगर मार्केट ग्रो कर रही है लेकिन आप ग्रो नहीं कर पा रहे, तो वो बहरहाल आपके लिए क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि यार ये क्या सूरत है। और अगर मार्केट भी ग्रो नहीं कर रही, आप भी ग्रो नहीं कर रहे, तो फिर सही है, आप एक ऐसी जगह पे हैं जिस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो इस तरह से अगर पोर्टफोलियो वाइज देखो तो तुम्हारे लिहाज से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में कैश काउ कौन सा है? हाँ भाई, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में से कैश काउ कौन सा प्रोडक्ट है? सारे लोग सोच में पड़ गए। उस प्रोडक्ट को उठाओ जिसमें मार्केट शेयर तुमसे कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारा शेयर बढ़ता चला जाएगा। एक्सीलेंट नवीद। क्लास 2 इज बेसिकली कैश काउ। क्लास 2 वो प्रोडक्ट है जिसमें आपका शेयर कोई आपसे छीन नहीं सकता, एक 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 मार्केट साइज है जो अवेलेबल है वहां पे, और कंप्लीट शेयर आपके पास है, आपने ही बेचना है उसको, ठीक है ना। तो समझ में ये आती है बात कि ये जो टाइम पीरियड है 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो पेटेंट पीरियड है, इस पेटेंट पीरियड में इसकी सेल्स आपके पास ही है। जो भी आपका पेटेंट पीरियड है उसमें ये सेल्स आपके पास ही है, तो इस टाइम पीरियड में ये आपको अच्छा कैश प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन यहाँ पे कराची फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के केस में
इस कैटेगरी के अंदर इतना ज्यादा प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है, इस कैटेगरी के अंदर इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसकी एनालिसिस करूं टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स falling in class 2 where the company can generate most of the cash is less than MPL। एक तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम है, प्लस दूसरी बात देखो इनका रेवेन्यू शेयर 40%, यहाँ पे MPL पे जो रेवेन्यू शेयर है दैट इज 90%। इनका ग्रॉस मार्जिन MPL का 95%, एट द सेम टाइम इनका ग्रॉस मार्जिन 65%। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, जो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है, वो दोनों भी कम है। मोरओवर द रेवेन्यू परसेंटेज या रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन as well as the gross margins both are low in the case of KPL versus MPL। अब ग्रामेटिकली जुमले थोड़ा सा तुम लोग अपने पास फॉर्म कर लेना, मैं समझाने के लिए आज से जो जहन में आ रहे हैं वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। जुमलों की ग्रामर या स्पेलिंग इस तरह की कोई चीज गलत हो सकती है। पेटेंटेड पीरियड के बाद क्वेश्चन मार्क में नहीं जाएगा, पेटेंटेड पीरियड के बाद वो क्लास 3 में जाएगा। क्लास 3 में सारे कंपेटिटर्स जो है वो आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, आप भी कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप उनको बीट कर जाते हैं और अपना शेयर मेंटेन रख देते हैं तो फिर टेक्निकली वो आपका स्टार प्रोडक्ट है, वो आपको कैश भी ला के दे रहा है। अगर आप नहीं मेंटेन कर पाते, अपनी पोजीशन पीछे हट जाते हैं, तो फिर वो डॉग या क्वेश्चन मार्क में से किसी एक जगह पे फॉल कर जाएगा। वो क्लास 3 में तो फिर मिक्स प्रोडक्ट है ना, मिक्स मार्केट है, कंपेटिटर्स बहुत सारे हैं, तो ये देखा जाएगा कि भाई उसकी सिचुएशन क्या है, क्या ग्रोइंग मार्केट है या नहीं है। अगर ग्रोइंग नहीं है तो फिर अलग क्लासिफिकेशन होगी, ग्रोइंग है तो अलग क्लासिफिकेशन होगी। ग्रोइंग है तो आपका शेयर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, उसकी बेसिस के ऊपर वो स्टार होगा या कैश का होगा या डॉग होगा या क्वेश्चन मार्क होगा, प्रॉब्लम चाइल्ड को भी कहते हैं। तो बेसिकली ये एक बाइफिकेशन की जाएगी मार्केट को स्टडी करने के बाद। लेकिन जो खेलने वाली लेवल प्लेइंग फील्ड थी ना, वो ये थी, ये क्लास 2। ये क्लास 2 जितना रेवेन्यू ला के दे सकती है ओवरऑल लेवल पे, कोई और क्लास ला के नहीं दे सकती, क्योंकि ये आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिसर्च में होने का मतलब है कि फ्यूचर बेहतर हो सकता है, सिंस प्रोडक्ट्स ऑफ KPL in class 1 is more, there is a probability that the number of class 2 products in the near future will be very high for KPL, thus contributing immense amount of cash then। ठीक है जी, एक पॉइंट यहाँ पे ये हो गया कि आज बेशक हमें नजर आ रहा है कि ठीक है यार रिसर्च वगैरह पे पैसे लग रहे हैं, डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं है, थिंग्स लाइक दैट, लेकिन कल को ये हाई नंबर ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स में ट्रांसलेट भी हो सकता है और ओवरऑल लेवल पे फायदा भी दे सकता है। सर सो बेसिकली क्लास 2 प्रोडक्ट्स हैव अ पोटेंशियल टू बिकम द स्टार प्रोडक्ट। बिल्कुल, वो उस वक्त स्टार प्रोडक्ट बनेंगे जब वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगे, जब और लोग भी उनको जो है वो बेच सकते हैं, तो ओवरऑल मार्केट देखी जाएगी। लेकिन जब तक आप पेटेंटेड हैं, जब तक आप खुद बेच रहे हैं, आपके अलावा उस फॉर्मूले को कोई बेच ही नहीं सकता, तब तक मार्केट आपके पास है, तब तक कोई इस चीज को जो है वो केटर नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात? अब देखिए ना, मतलब किस तरह से मार्केट के डायनामिक्स चेंज होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, और तुम लोगों के एरिया ऑफ इंटरेस्ट की मिसाल है। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक भूत सवाल होता है कि जिस दिन मैंने क्वालिफाई होना है, मैंने सबसे पहले गाड़ी लेनी है। मतलब अम्मा अब्बा उम्रा करें ना करें, हज करें ना करें, घर वालों को उसका फल मिले ना मिले जो इतने साल उन्होंने खिदमत की, गाड़ी होनी चाहिए भाई, गाड़ी सबसे पहले चाहिए। खैर मजाक की बात है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो कौन सी 3 कंपनीज थी जिसकी मोनोपोली थी, मतलब ओलिगोपोली थी, ड्यूओपोली थी, इस तरह समझ लो। कौन सी 3 कंपनीज थी जो सारा मार्केट शेयर लेके बैठी हुई थी? सर सुजुकी, पाक सुजुकी, होंडा कार और आपका इंडस मोटर्स, जिसको टोयोटा कहते हैं, ठीक है, इंडस मोटर्स। आज आपके पास इतने ऑप्शंस खुल गए हैं, आप इनकी प्राइसिंग का हाल देख लो। इनका डिलीवरी टाइम भी कम हो चुका है, इनकी प्राइसिंग भी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। सुजुकी ने अपने कल्टस के शेप को रिवैम्प कर दिया, ठीक है, अंदर से इंटीरियर रिवैम्प कर दिया। आज वो 1000 सीसी की गाड़ी रोड पे इतनी बेहतरीन
ग्रिप लेके चलती है कि आप अगर 140 क्रॉस भी चलाओ तो वो गाड़ी वाइब्रेट नहीं करती। क्यों? मीरा से कॉम्पीट करना था, डेज से कॉम्पीट करना था, फिर ये सुजुकी पिक्सेस और जितनी भी जापानीज कार्स आ रही थी इनसे कॉम्पीट करना था। लोगों ने कंटस को कहाँ पीछे छोड़ दिया था, वो जापानीज कार्स की तरफ ही जा रहे थे और लोग मीरा के लिए 18-18 लाख 17-17 लाख पे करने के लिए तैयार थे। तब जाके इन्होंने एक फ्यूल एफिशिएंट जिसकी 17-18 की एवरेज हो एक अच्छी गाड़ी बनाई। देखो अब एक जमाना था जब तक वो ओलिगोपोली था, डियोपोली था, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे, लेकिन समझ में ये आई बात कि जैसे ही कंपटीशन इंक्रीज हुआ इन्हें लग पता गया कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, इन्हें पैसे भी कम करने पड़े, इन्हें अपने प्रोडक्ट को बेहतर भी करना पड़ा। टोयोटा ने कोरोला उनके उसमें नहीं आ रही थी, वारे में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने सस्ती वाली कोरोला खत्म करके यारिस लेके आए। यारिस एक मतलब सॉर्ट ऑफ उसके अंदर चीजें लगाई, उसको कॉस्ट सेविंग करने की कोशिश की। ऊपर आप आ जाओ तो ग्रैंडी और उसके लेवल पे उन्होंने कोरोला ही रखा। फिर उसी तरीके से होंडा की तरफ आ जाओ तो सिविक की जो एसयूवी की मार्केट ने बैंड बजाई है ना, मतलब बुरी तरीके से। स्पोर्टेज हो गई आपकी, एमजी की जो एचएस है, इस तरह की जो और एसयूवीज है, क्रॉसओवर्स कहते हैं बेसिकली, क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल्स, ये जो सीयूवीज हैं, इन्होंने बोला कि भाई मैं 44 लाख रुपए या 42 लाख रुपए सिविक में क्यों दूं जब मुझे सिर्फ 7-8 लाख रुपए मिला के एक एसयूवी मिल जाती है। और एसयूवी में ना, खैर बड़ी मटीरियलिस्टिक बात है लेकिन फैक्चुअल है, एसयूवी में आप जमीन से थोड़ा और ऊपर हो जाते हैं। सिविक में आप थोड़ा सा ऊपर होते थे, लेकिन एसयूवी में आप जमीन से और ऊपर हो जाते हैं। तो लोगों की जिंदगी का मकसद आखिर बना हुआ है कि हमने अपनी जिंदगी में एसयूवी चलानी है, ठीक है। तो एसयूवी ने सिविक की मार्केट को इतना बुरे तरीके से हर्ट किया है कि अब आपके सामने है। तो असल आपका प्रोडक्ट कैश काउ है, या आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, कैश काउ है, ये स्टार प्रोडक्ट है, या कितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग है, कितनी अच्छी आपकी सिचुएशन है, ये तब पता चलता है जब सब लोग बेचना शुरू करते हैं। जब तक सिर्फ आप लोग बेच रहे थे तब तक आप अपनी मनमानी कर रहे थे, अपने हिसाब से चीजें दे रहे थे, कर रहे थे, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन जैसे ही और प्लेयर्स मार्केट में आए, आपको पता चल गया कि मार्केट का साइज क्या है, ग्रोथ क्या है और आपके प्रोडक्ट का क्या है। तो आगे जाके पोटेंशियली वो स्टार प्रोडक्ट बनता है या वो कोई और प्रोडक्ट बनता है, ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे, ये डिपेंड करता है आपकी मार्केट पे, ये डिपेंड करता है आपकी कस्टमर सर्विंग के तरीके पे कि आप अपने कस्टमर को किस तरीके से सर्व कर रहे हो और किस तरह से ओवरऑल लेवल पे चीजें जो है वो आपकी मार्केट में मतलब डायनामिकली मूव कर रही है, राइट। तो ये सारी चीजों को जो है वो देखा जाता है। हाँ, एट द मोमेंट जो आपका क्लास 2 वाला प्रोडक्ट है, इट्स प्योर कैश काउ, क्योंकि आपके अलावा कोई इसमें कॉम्पीट करने वाला नहीं है। यू आर द ओनली वन हु हैज दिस प्रोडक्ट। इस फॉर्मूले को सिर्फ आप ही बेच रहे हैं। जैसे के इलेक्ट्रिक का हाल है अभी, के इलेक्ट्रिक अकेला इदारा है जो सिंध में बिजली दे सकता है, तो वो गलत करे सही करे कुछ भी करे, हम सब उसको मतलब ऑनर करने के लिए, अधेयर करने के लिए हमारे पर एक लाजिम मलजूम वाली बात है कि भाई मतलब हमने करना ही करना है, राइट। तो समझ में ये आई बात कि यार ये क्लास 3 में जब जाएंगे तो इस चीज का जो है वो ओवरऑल लेवल पे पता चलेगा। लेकिन बाय फार के इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है क्लास 2 का, वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। क्लास 3 में कॉम्पीट करने के लिए इनको मार्केटिंग का बजट भी लगाना पड़ता है, क्लास 1 में रिसर्च करने के लिए इनको पैसे भी लगाने पड़ते हैं, तो फिर बचेगा क्या इनके पास? कुछ भी नहीं। और क्लास 3 में भी अगर इनकी ग्रॉस मार्जिन देखो तो ग्रॉस मार्जिन है 35%, जबकि यहाँ पे एमपीएल में अगर देखो तो क्लास 3 में इनका ग्रॉस मार्जिन सिर्फ 5 है और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10। यानी क्लास 3 को आपको डिस्काउंट, प्रमोशन, सेल्स, प्लस वैल्यू, इस तरह की चीज करके बेचना पड़ता है। क्लास 2 के अंदर आपके पास एक अच्छी जगह मौजूद है कि आप मार्जिन भी अच्छा कमाओ, रेवेन्यू भी अच्छा कमाओ, लेकिन असल इनको जरूरत है अपनी क्लास 2 को इंप्रूव करने की। अब वो क्लास 2 को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? जी भाई, क्लास 2 को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? एनीवन कोई बताना चाहेगा? क्लास 2 कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? मार्केटिंग डिस्काउंट्स। भाई क्लास 2 को बेहतर करने के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, मार्केटिंग का डिस्काउंट देके नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसे बढ़ाओगे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो खुद ही रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। इसका हल ये है, केपीएल शुड कंप्लीट द रिसर्च वर्क on class 1 products as soon as possible to get it transferred to class 2 products. Thereby increasing the revenue contribution. ठीक है ना? रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इससे आपका इंप्रूव होगा।
Moreover, they should also look for cost inefficiencies and remove them in order to obtain a fair and reasonable, yeah, look, competitive gross margin percentage. इनकी ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कम है. ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज तो तभी बेहतर होगी जब ये कॉस्ट को बेहतर करेंगे, और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन तब इंक्रीज होगा जब ये प्रोडक्ट्स लाएंगे. और तो ज्यादा से ज्यादा इन्हें अपनी इस फास्ट रिसर्च को तेज करना चाहिए, और तेज करने को शाह बिल्कुल सही कह रहे हो, यही पॉइंट है. ठीक है, और इनको तेज करना चाहिए और अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके मार्जिन को इंप्रूव करना चाहिए. तो ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर एनालिसिस करते हुए हमने 3-4 पॉइंट्स बताए. Since the majority of class 2 products are in high growth markets, they should also market their existing products and increase their distribution to other geographical areas. बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, सही बात है. बिल्कुल अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की मार्केट को, डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं और लोकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. लेकिन जो प्राइमरी मसला है ना, जहाँ फंसे हुए हैं ये, वो यहाँ फंसे हुए हैं कि इधर जो क्लास 1 के प्रोडक्शन है, इस पे रिसर्च का पैसा बहुत लग रहा है. अब देखो, उसको कॉर्पोरेट करने का एक तरीका है. कॉर्पोरेट कैसे कर सकते हो? इसकी बैलेंस शीट पे जाओ, केपीएल की, देखो कितना बड़ा इंटेंजिबल खड़ा हुआ है. ये जो इंटेंजिबल खड़ा हुआ है, हो सकता है ये इन्होंने इसी के हवाले से कोई कैपिटलाइजेशन की हो और इस तरह से कुछ किया हो. ठीक है, एक होता है एसेट लाइट मॉडल. एसेट लाइट मॉडल के अंदर आप बहुत ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स में अपने पैसे नहीं फंसाते. जैसे करीम का मॉडल है, करीम ने कोई गाड़ी खुद नहीं खरीदी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुद नहीं काम किया. उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आई एग्री टू दैट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के बनाए हुए रोड्स का इस्तेमाल किया, गाड़ियां जो लोग बिजनेस लेने के लिए आए उनकी इस्तेमाल की, और फिर उसके बाद एक ऐप के थ्रू या एक ट्रैफिक क्रिएट करने के थ्रू लोगों को उन्होंने अपनी जो 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 सप्लायर बेस है या जो कह लो वेंडर बेस है, जो जो ड्राइवर्स हैं, उनसे कनेक्ट करवा दिया. ड्राइवर को पैसे मिले, गरीब को कमीशन मिला, कस्टमर को सर्विस मिली, और ये सारी चीजें जो है वो आपस में इंटरलिंक करके इकोसिस्टम बन गई. ठीक है ना? इसी तरह की सिचुएशन कंपनीज के अंदर होती है. कंपनीज अगर इतनी ज्यादा हेवी एसेट्स की बेस के ऊपर चलेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा. हो सकता है ये कोई रिसर्च फर्म को अपॉइंट कर लें, किसी के साथ कोई लाइसेंसिंग अरेंजमेंट कर लें जो इन्हें रिलेटिवली सस्ते में ये रिसर्च करके दे दे, और रिसर्च इक्विपमेंट, बड़ा बड़ा जो रिसर्च का सामान है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, वो मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं, तो आपके लिए भी वो यूज कर लें. लेकिन बहरहाल डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला हो जाता है. अक्सर रिसर्च फर्म से आपका डेटा आउट हो जाता है, लेकिन जब डेटा आउट हो तो आप उनको पीनलाइज करो, उनको डैमेजेस दो, डैमेजेस क्लेम करो उनसे, राइट? तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है. लेकिन अलमिया यह है दैट द कंपनी इज हैविंग a heavy amount of their let's say equity invested into equity or debt, दोनों capital is being invested into the assets. इसके कंपैरिजन में अगर मैं एमपीएल की सिचुएशन देखूं तो एमपीएल की बैलेंस शीट के ऊपर मुझे इतने बड़े इंटेंजिबल्स नहीं नजर आते. मुद्दस्सिर कहते हैं सर क्लास 3 पर ज्यादा जोर लगे बिकॉज 60% रेवेन्यू वहां से आता है जब तक क्लास 1 ऑपरेटिव नहीं हो जाता. यार वहां पे तुम बहुत ज्यादा मार्जिन स्टार्ट नहीं कर सकते ना, तुम्हारा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है. तुम अगर क्लास 3 के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर भी लोगे तो तुम्हारे मार्जिन तो इतने अच्छे उसके अंदर हो ही नहीं सकते, तुम्हें कहीं ना कहीं डिस्काउंट तो देना ही देना है. तो बजाय इसके कि तुम इतना बड़ा इंटेंजिबल बेस कैरी करो और इतने हैवी एसेट मॉडल पे ऑपरेट करो, बेहतर ये नहीं है कि तुम इसको कहीं पर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो कि भाई मैं रिसर्च कॉस्ट को मिनिमाइज करूं और एज सुन एज पॉसिबल इसको कंप्लीट करूं. जितना जल्दी कंप्लीट करके मैं मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारूंगा, उतना ज्यादा मैं रेवेन्यू को गेज कर पाऊंगा, अपनी सिचुएशन को बेहतर बना पाऊंगा. इसकी मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मिसाल इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बात समझ आ जाएगी. मुझे बताओ, तुम में से कितने लोगों ने कोई क्यू मोबाइल का कोई फोन इस्तेमाल किया है? अब तो खैर क्यू मोबाइल बिल्कुल डेड हो चुका है, लेकिन जिस जमाने में एक अच्छा लेवल पे चल रहा था क्यू मोबाइल, या ओप्पो, वीवो, रेडमी, शाओमी, जाओमी, इस तरह का कोई भी फोन अगर आपने यूज किया हो तो, अब तो इनके फोन काफी अच्छे आने लगे. ठीक है, यूज किया है. मुझे एक बात बताओ, कभी तुम ओप्पो, वीवो, इस तरह की किसी फोन को खरीदने के लिए अगर जा रहे हो तो इनकी दुकान पे क्या तुम्हें चंद एक वेराइटीज मिलती हैं या लाइन लगी हुई होती है वेराइटीज और मॉडल्स की? जी भाई, क्या नजर आता है? सर इतनी बड़ी कलेक्शन होती है, एक एक मॉडल के इतने वेरिएंट्स होते हैं, इतनी बड़ी प्रोडक्ट लाइन होती है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा लूं और कौन सा छोड़ूं. बड़े ब्रांड्स की तरफ जाओ, आईफोन की एक, सैमसंग की एक गैलेक्सी सीरीज आ रही है, अरसे से आ रही है. एक ए सीरीज आ रही है, गैलेक्सी सीरीज आ रही है, एक नोट सीरीज आ रही है.
बच्चे बच्चे को याद है सैमसंग का फोन लेना है तो इन तीन में से किसी एक सीरीज पे ले लेना है। पहले सैमसंग करता था कि उठते बैठते मॉडल बनाता था, अब ऐसा नहीं है। आईफोन की तरफ आ जाओ तो और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड सूरत हाल है। वहां तो ये नोट और गैलेक्सी और ए सीरीज इनकी भी क्लासिफिकेशन नहीं है। सिंपल एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट चल रहा है, 7 आया, 8 आया, 8 प्लस आया, आईफोन एक्स आया, 10 आया जिसको कहते हैं, 11 आया, 12 आया, और अब 13 में भी उन्होंने कोई 12 वाली चीज निकाल दी है, थोड़ी बहुत बेहतरी कर दी है, ठीक है ना। बाकी सब सेम है बिल्कुल, कोई बहुत ज्यादा बड़ी इनोवेशन नहीं। अब जाके सैमसंग ने दुनिया का पहला फ्लिप होने वाला और फोल्ड होने वाला फोन बनाया है। खैर फ्लिप होने वाले पहले आते थे लेकिन वो इस तरह के फ्लिप नहीं थे। अब जाकर उन्होंने बनाया और वो एक नीश को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सुजुकी के पास जाओगे, कल्टस के बहुत सारे वेरिएंट्स, सियास के बहुत सारे वेरिएंट्स, कोरोला के वेरिएंट्स तो आज तक मुझे याद नहीं हुए। हर गाड़ी के नाम के साथ वीवीटीआई लगता है तो चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद ग्रैंडी में 1.6 अलग है, 1.8 अलग है, एल्टिस अलग है, एल्टिस वीवीटीआई, पता नहीं कितनी बाइफिकेशंस है, बहुत सारी बाइफिकेशंस है। जो हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस है, आज लेने के लिए जाओगे यार, चंद एक किस्म के वेरिएंट्स बनाते हैं, वो फोकस करते हैं कस्टमाइजेशन पे, डिजाइनर कार बनाते हैं, आपकी कैसी जरूरत है, आपकी जरूरत के हिसाब से वो आपको गाड़ी बना के दे देंगे, राइट। ये एक तरीका कार होता है। अब यहाँ इस सिचुएशन में क्या है, 174 प्रोडक्ट आपने क्लास 1 में फंसाए हुए हैं, 174, बाहर निकलने का नाम नहीं नजर आ रहा। 1000 मिलियन का या 1000 बिलियन का आप इंटेंजिबल कैरी करके बैठे हुए हो, इतने हैवी एसेट मॉडल पे चल रहे हो, रिसर्च के लिए हर चीज खुद खरीदते हो, इक्विपमेंट लेते हो, सामान लेते हो, इस तरह की रिसर्च की जो है वो चीजें हैं वो लेते हो, एक्सपर्ट्स को हायर करते हो। भाई अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा, आउटसोर्स कर दो, ठीक है। बस जल्द से जल्द इस चीज को कंप्लीट करके अपने प्रोडक्ट को ट्रांसलेट करके यहाँ लेके आओ, क्योंकि क्लास 3 में कंपटीशन बहुत है, बहुत कंपटीशन है। रेवेन्यू अगर तुम कमा भी रहे हो 60%, तो उसका ग्रॉस मार्जिन कितना है, उसका ग्रॉस मार्जिन है 35%। अब देखो एक छोटी सी कैलकुलेशन करता हूँ, 100 रुपए का रेवेन्यू था टोटल, इसमें से 60 आता है क्लास 3 से, और 60 का भी जो मैं कमाता हूँ वो 35% कमाता हूँ, यही बोल रहा है ये। कितना बना, 21। यहाँ पे 100 रुपए का रेवेन्यू है, ठीक है, इसमें मैं कितना कमाता हूँ सर, 40% कमाता हूँ, 40% पे कितना कमाता हूँ, 0.65, ठीक है, कितना बना, 26। ज्यादा होने के बावजूद भी, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने के बावजूद, मुझे बताओ कौन सी क्लास ज्यादा आपको लाके दे रही है, मार्जिन कौन ज्यादा लाके दे रही है, सर क्लास 2 लाके दे रही है। कैलकुलेशन आपके सामने है। 100 का 40% टू 65%, ये 26% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके ओवरऑल मार्जिन में, ठीक है। और यहाँ पे 100 का 60% टू 35%, ये 21 कर रहा है। तो क्लास 3 से आप कभी भी इस तरीके से नहीं कमा सकते, हमेशा क्लास 2 से ही उस तरीके से कमा पाओगे, क्योंकि वहां पे आपकी अकेले की फील्ड है। तो वो कम से कम 90% मार्जिन तो दे आपको, ताकि आपका सारा बिजनेस जो है वो इस पॉइंट से चल सके। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एम्फोसाइज करने वाला पॉइंट है वो बेसिकली यही वाला पॉइंट है। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं दैट KPL is operating on an asset heavy model where a significant amount of capital is blocked in fixed assets, contributing to a high finance charge on the long-term borrowings. The company should explore ways to operate on an asset-light model where they can use their capital efficiently and effectively. इफेक्टिवली का मतलब जितना रिटर्न देना है, चाहे फाइनेंस कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे डिविडेंड की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी दे पाए। और एफिशिएंटली का मतलब कम से कम इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाले, ठीक है ना। सर मुदस्सिर कहते हैं करंट एसेट 48 का है KPL का, जबकि MPL का 273 है। यही ना कैश की पोजीशन भाई, कैश बहुत कम है इनके पास, और कैश की वजूहत यही है, फाइनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है, एसेट बहुत बड़ा कैरी करके बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है। ये देखिए आपके सामने है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नंबर यहाँ पे कितना है जी, 245, ठीक है। एसेट हमारे बहुत ज्यादा, इमेंस अमाउंट ऑफ कैश हमने अपने शेयर होल्डर्स से लिया हुआ, उनकी रिटेन अर्निंग्स को रोका हुआ है, और इसके अलावा भी ओवरड्राफ्ट की लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है हमारे ऊपर। 245 की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, इसके अलावा 255 का ओवरड्राफ्ट है,
टोटल लेवल के ऊपर 500 की टोटल हमारे पास लाइबिलिटीज आई हुई है, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें सर यहाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 250 की हैं, इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज में कोई ओवरड्राफ्ट नहीं। आधी लाइबिलिटीज पे ऑपरेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये आधे एसेट्स पे ऑपरेट कर रहा है। एसेट्स बहुत कम है, जो जो नॉन करंट एसेट्स है उनकी बात कर रहा है। रिजल्ट ये कि अच्छा कमा रहे हैं, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अच्छी है, मार्जिन अच्छे हैं, वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में कन्वर्ट होते हैं, और ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो है वो बहरहाल इनके काम आते हैं, बिल्कुल काम आते हैं। सही। तो ये जो सिचुएशन है कंपनी की, ये बेहतर हो सकती है अगर कंपनी इस तरह के चंद कुछ इकदाम जो है वो ले ले। सही। अब हम आ जाते हैं ग्रॉस मार्जिन पे, हमने बात कर ली, हमने फिक्स्ड एसेट्स पे बात कर ली, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन उसी से रिलेटेड है, हमने फाइनेंस चार्जेस पे बात कर ली। तो ओवरऑल लेवल पे हमारी ये सारी चीजें कवर अप हो गई, बाकी कोई ऐसी चीज कंपैरिजन में नहीं है। ठीक है, तो हमने 5 पॉइंट्स निकाले, दो दो नंबर के लिए भी अगर हम एक पॉइंट लिखते हैं तो ओवरऑल लेवल पे हमारे 10 नंबर यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। चंद एक और चीज है, और ये क्वेश्चन हमारा जो है वो अचीवेबल मोड पर आ जाता है। तो ये चंद एक चीजें हैं जिनका बहरहाल यहाँ पे ध्यान रखना है, और एक स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को रिवैम्पिंग की जरूरत है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे कंपनी को रिवैम्पिंग की जरूरत है, वो अपने प्रोडक्ट की रिसर्च की साइकिल को बेहतर तरीके से जो है वो करें और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करें। अपने कैश का सही इस्तेमाल, बहुत ज्यादा एसेट्स के अंदर इंजेक्ट नहीं करना है। अगर कोई चीज रेंटल के ऊपर या मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर या सपोर्ट के ऊपर की जा सकती है तो आदमी कर ले, जो महीना कमा रहा है उसमें से पे कर दे। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की तरफ आपको जाना नहीं पड़ता है। देखो जब मैं एक चीज पे खुद रिसर्च करता हूँ ना, मुझे रिसर्च लैब चाहिए, मुझे बंदे चाहिए, मुझे इक्विपमेंट चाहिए, मुझे सारा सामान चाहिए, हर चीज चाहिए, तो समझ में ये आती है बात कि यार अच्छा खासा पैसा आपका उसके अंदर फंस जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है और मैं किसी को आउटसोर्स कर दूं, तो मुझे शायद उन्हें मंथली या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पैसे देने पड़ते हैं, मुझे बैंक से बहुत ज्यादा हैवी लोन्स नहीं लेने पड़ते, मेरा काम चलता है लेकिन कैश फ्लो मैनेज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज एक रिसर्च का पैनल लगा रहा हूँ तो मुझे 20 मिलियन की जरूरत है, ठीक है 20 मिलियन की जरूरत है, लेकिन अगर मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ तो वो मुझसे कह रहे हैं भाई आप 1.5 मिलियन दे दीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, और मुझे नजर आ रहा है कि यार मेरे अभी अगले 2 साल तक तो सिर्फ 4 ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो मुझे कभी भी बैंक से हैवी लोन नहीं लेना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि मुझे पता है ये जो 20 मिलियन का आज मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं ये 5 साल के लिए, 5 सालों के पैसे आज दे दिए, तो मेरे ऊपर लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, डेट आएगा तो फाइनेंस कॉस्ट आएगी, फाइनेंस कॉस्ट आएगी तो मेरा डिविडेंड मारा जाएगा, राइट। लेकिन अगर यही सिचुएशन में इस तरह से कर लूं कि ये 1.5 मिलियन वाली चीज को ऑप्ट कर लूं, और अगले 2 साल में 6 मिलियन, फिर 5 साल में करते 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 20-25 मिलियन पे करूं, तो मुझे किसी भी पॉइंट पे बहुत ज्यादा बड़ी लाइबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो रूटीन एक्सपेंसेस रूटीन रेवेन्यू से कमा रहा हूँ उसी में से शायद मैं इसके पैसे निकाल लूंगा, या थोड़े बहुत ओवरड्राफ्ट की मुझे जरूरत पड़ेगी, थोड़ा बहुत फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, इतनी ज्यादा जरूरत बहरहाल मुझे यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। द फाइनेंसिंग, that is to say borrowing, should also be reduced and brought to an optimal level. This would reduce the financial charges and the company will be able to pay dividend to its shareholders. कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी बहरहाल फिर उसके बाद दे सकेगी। ये कहते हैं एक डायरेक्ट मैसेज आया सर, कैन द कंपनी ऑफर राइट इशू इन ऑर्डर टू गेट इक्विटी फाइनेंस एंड रीपेड बोरोइंग। बिल्कुल कंपनी जा सकती है राइट इशू की तरफ, लेकिन जब कंपनी लॉस वाली सिचुएशन में राइट इशू करती है तो शेयर होल्डर्स ज्यादा बार्गेनिंग पावर में होते हैं, कंपनी को डिस्काउंट पे करना पड़ता है, लेकिन हो सकता है बिल्कुल। रिड्यूस इन brought to an optimal level by the use of say right issue or any other mode ठीक है जी। इस तरह की कोई भी सूरत हाल हो सकती है। फाइनेंसिंग या बोरिंग वाला पार्ट जब रिड्यूस हो गया ऑप्टिमल लेवल पे लाया जा सकता है राइट इशू या इस तरह की कोई और चीज करके, ताकि कंपनी डिविडेंड देने के काबिल हो जाए। सर डिविडेंड दे के कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बचाएगी? यार डिविडेंड देने से तो खैर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई इतना वो नहीं पड़ता,
लेकिन अगर डिविडेंड दे रही होगी तो सेंटिमेंट बेहतर हो जाएगा शेयर होल्डर का। वो कंपनी के लिए एक हायर प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे कि यार कंपनी डिविडेंड पे करती है, कंपनी रिटर्न लाके देती है। हालांकि देखो, डिविडेंड पे करना कंपनी के एसेट्स को अलग कर देना है। डिविडेंड का कैश अगर विदहोल्ड किया जाए तो वो ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे अभी लकी सीमेंट की अगर मैं बात करूं, लकी सीमेंट को सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग मिली, तो लकी सीमेंट ने डिविडेंड को विदहोल्ड कर लिया इस साल के लिए और कोई डिविडेंड नहीं दिया शेयर्स के ऊपर। लोग बड़ा नाराज हुए इसके ऊपर कि यार इतना अरबों रुपया कमाया है, डिविडेंड देना चाहिए। 900 रुपए की हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, 800 रुपए की हुई है लकी के शेयर में, तो इतना इतना डिविडेंड देना चाहिए। लकी ने नहीं दिया डिविडेंड, उसने कहा मैंने सैमसंग की प्रोडक्शन करनी है, सारा काम करना है, आई नीड कैश फॉर दैट। उन्होंने कैश विथहोल्ड कर लिया क्योंकि लकी डेट पे नहीं जाता, बहुत ज्यादा कोई गेयरिंग के ऊपर लकी नहीं है, हल्की फुल्की सी कोई रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी होगी, मतलब लकी बहुत कैश सफिशिएंट है। बैंक को शायद पैसा चाहिए होगा तो वो लकी के पास चले जाएंगे, लकी शायद पैसे लेने के लिए बैंक के पास नहीं जाएगा, राइट। इस तरह की सूरत हाल है। तो असल होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, कि आपकी शेयर प्राइस इंक्रीज कर रही है, आप प्रॉफिटेबिलिटी में हैं, अच्छा कमा रहे हैं, और फिर आप डिविडेंड दे रहे हैं, कुछ विदहोल्ड कर रहे हैं ताकि ग्रोथ पे जा सके। गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल अगर हम लोगों को याद हो तो वो रिटेंशन रेशियो होता है तो ग्रोथ होती है ना। अगर सारा डिविडेंड बांट दोगे तो ग्रोथ कभी भी नहीं हो पाएगी। पैसा री इन्वेस्ट होता है तो आप ग्रो कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लाख रुपए के ऊपर आज 10,000 कमाए तो एक 10 हुए। अब एक 10 के ऊपर 10% कमाऊंगा तो वो 11,000 रुपए होंगे, 10,000 नहीं होंगे अगेन। लेकिन अगर वही 10,000 निकाल दूंगा और दोबारा से लाख रुपए के ऊपर 10% कमाऊंगा तो फिर 10,000 पे खड़ा रहूंगा। ग्रोथ वाला फैक्टर वहां पे नहीं आएगा, ग्रोथ आता है डिविडेंड को विदहोल्ड करके। कैपिटल एप्रिसिएशन तो होती है। लकी को देख लो, 10 रुपए का शेयर था, आज 900 रुपए के ऊपर स्टैंड कर रहा है, 820 रुपए के ऊपर स्टैंड कर रहा है। ये लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से 820 पर आ गया, वरना 890 900 रुपए के आसपास ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा था। रीजन बीइंग, वजह क्या, एक कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है, सालों से परफॉर्म करती आ रही है, 10 रुपए से जिंदगी शुरू की, आज 900 रुपए की एक शेयर की वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी खड़ी, और अरबों रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है लकी की, क्योंकि एक कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है। सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग वो लेकर आ रहा है, इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की सब्सिडरी इसकी है, लकी मोटर्स सब्सिडरी इसकी है, आईसीआई सब्सिडरी इसकी है। मतलब एक तरफ केमिकल, फार्मा, सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फिर उसके बाद मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग, ये सारी चीजें, मतलब इट्स बियॉन्ड थिंकिंग। इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट जो है वो लकी बनता चला जा रहा है। वजह क्या है, अपने पैसों को री इन्वेस्ट करता रहता है, आईआरआर प्रोजेक्ट्स में ग्रो करता रहता है, आईआरआर प्रोजेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लाने की कोशिश करता है। सो बहरहाल दिस इज द सिचुएशन। और कंपनी को भी इस तरह की ये 5-6 चीजें जो है वो अपने जहन में रखनी चाहिए। एग्जाम में थोड़ा सा डिटेल में जाके बताओगे, थोड़े नंबर्स वगैरह कैलकुलेट करके बताओगे। जैसे मैंने अभी तुम्हें कैलकुलेट करके बताया कि 60% होने के बावजूद भी क्लास 3 की जो मार्जिन कंट्रीब्यूशन है वो बहरहाल बहुत कम है। रेवेन्यू ज्यादा होने से कुछ नहीं होता जब तक रेवेन्यू कैश में ट्रांसलेट ना हो। मार्जिन परसेंटेज जो है वो देखी जाएगी, बहरहाल काफी कम है। हाँ भाई, ये पहला वाला पॉइंट, पहली वाली रिक्वायरमेंट क्या सबको तरीके से समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? और बिल्कुल अच्छे से। कोई चीज समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लो, कोई इसमें समझना नहीं है। यार कितने लोग क्लास दे रहे हैं, मुझे मेरी आईडी हटा के 10 लोग क्लास दे रहे हैं, एक बंदे ने बोला यस, एक आदमी को समझ आया है सिर्फ जो अब तक हमने पढ़ा है। चलो भाई, साद अरशद तुम आए हो आज क्लास में? शहाब, रुबास, चलो गुड। अच्छा चलो, मैं तुम्हें नोटिंग का टाइम दे रहा हूँ, उसको आराम से लिख लो, अपने पास पॉइंटर्स बना लो, नोट्स बना लो। गिविंग यू टाइम। हो जाए जिस जिसका हो जाए, डन लिखते जाना। बिल्कुल मुदस्सिर, ये 6-7 पॉइंट्स काफी हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल अंदाज में इन सारी चीजों को लिखना है और डिटेल में।
चलें जी, अगर कर चुके हैं तो अब पार्ट बी पर आते हैं. Explain how the 6 I's of marketing can improve the marketing mix of the company, right? Could be used to improve the marketing mix of the company. तो पहले मैं आप लोगों के लिए 6 I's लिस्ट कर देता हूँ. वन इज इंटरएक्टिविटी. ठीक है, इंटरएक्टिविटी के बाद आता है इंटेलिजेंस, देन इंडिविजुअलाइजेशन. ठीक है, देन वी हैव इंटीग्रेशन, then we have independence of location, and at the same time we have industry restructuring. Industry restructuring. ठीक है, बेसिकली ये मार्केटिंग के 6 प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं ओवरऑल लेवल पे अपनी डिजिटल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए. सही है. इंटरएक्टिविटी के अंदर ये आता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग आपको इंटरैक्शन के लिए अलाउ करती है. जैसे आप आके किसी भी चीज पे क्लिक करो, चेक करो, पिक्चर्स देखो, वेब बेस्ड मीडिया होता है, दूसरे प्रोडक्ट्स को आप कंपेयर कर सकते हो. इंटेलिजेंस के फैक्टर में ये चीज आती है कि मार्केट इंटेलिजेंस बेसिकली पता चलती है कि ओवरऑल लेवल पे लोग रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं. कल जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि यार अमेजोन ने ये तक चेक किया था कि कौन सी जगह पे वो कर्सर आके रखता है और किस जगह पे माउस का कर्सर रखने के बाद वो वेबसाइट से बाहर निकल जाता है. सोशल मीडिया के पॉइंट्स हो गए, बिग डेटा वाली जो एग्जांपल दी थी, कमेंट्स वगैरह को एनालाइज करना, ये सारी चीजें इंटेलिजेंस में आती है. इंडिविजुअलाइजेशन में आता है कुकीज का इस्तेमाल. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे वो मार्केटिंग के टैक्टिक्स होते हैं ना कि जब आप एक वेबसाइट पे आते हैं वो कुकीज अपने पास रख लेते हैं. मतलब वो आपकी चॉइसेस को, आपकी जो है वो सारी प्रेफरेंसेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं. अब आप गूगल पे एक चीज को सर्च करो, आपको फेसबुक के ऊपर उसका ऐड नजर आएगा क्योंकि पीछे एक एल्गो है जो इंडिविजुअलाइजेशन या कुकीज की मदद से कनेक्ट हुआ है. इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में ये आता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग को आप दूसरी चीजों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो. मतलब आप एक चीज ऑफलाइन फिजिकली बेचते थे, अब मार्केटिंग के थ्रू आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया. अब वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, क्लिक करेगा बंदा, ऑर्डर करेगा और आप आके ऑनलाइन उस चीज को डिलीवर कर देंगे, वो चीज जो है वो उनको मिल जाएगी. तो अपने इंटीग्रेट किया जा सकता है प्रोडक्ट को. लोकेशन का मतलब इंडिपेंडेंस, कहीं पे भी ग्लोबली आपकी रीच हो सकती है, किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह पे आप पहुंच सकते हैं. और इंडस्ट्री रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है बेसिकली कि आप चाहे कस्टमर हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे बड़ा बायर हो, छोटा बायर हो, किसी भी तरीके का लोग, चाहे बल्क खरीदने वाला हो, रिटेल खरीदने वाला हो, आप सबको टारगेट कर सकते हैं. आपकी एक वेबसाइट से लोग जिस तरह से चाहें बाइंग कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें सेलिंग कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन वगैरह ये सारी चीजें आप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, अब इन 6 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने ये देखना है कि भाई इस करंट मार्केटिंग को, कंपनी की सूरत हाल को कैसे जो है वो बेहतर किया जा सकता है और इसके अंदर इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है. आई एम गिविंग यू 6 मिनट्स फॉर 6 पॉइंट्स. एक एक दफा अपने पास ट्राई करो, फिर मैं साथ साथ इसको इंशाल्लाह सॉल्व करता हूँ.
ऑल राइट। कोई अपने पॉइंट्स बताना चाहेगा इन 6 पॉइंट्स के हवाले से? There's any contribution from anyone? पहले हम ये देखते हैं कि रिसेंटली ये किस तरीके से अपनी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? अभी किस तरह से ये मार्केट करते हैं अपने ओवरऑल उसको। KPL has historically marketed its product by launching them at trade shows and press events, advertising in trade magazines, and via the established network of face-to-face salespeople who visit hospitals and medical practices to speak to medical professionals directly. Often large intermediaries buy drugs in bulk for a discount that they sell on. बहुत सारी intermediaries को हमें bulk discounts देने पड़ते हैं. The board is concerned that the company is not making the best use of technology through this traditional approach and it's considering a more digitally based approach to marketing and sales. जी भाई, यार किसी ने तो कुछ लिखा होगा इन 6 मिनट्स में. Sadesh said interactivity, customer feedback to improve product value, improving after sales customer service. Where does marketing come into it? इंटरएक्टिविटी का मतलब यहां पर यह है, the company can come up with an online platform where consumers can interact digitally and look for the required products. एक डिजिटल कनेक्शन क्रिएट हो सकता है इंटरएक्टिविटी वाले पॉइंट में कि कंपनी डिजिटल मार्केटिंग को अलाउ कर सकती है कि भाई वो इंटरैक्शन दे और किस तरह से एक स्टैटिस्टिक्स, डिटेल्स, प्रोडक्ट की रिसर्च एस्पेक्ट्स, कंपनी कैन प्लेस research articles about their products, ठीक है, awareness programs, एड्स एक्सेट्रा. अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी इस तरह के बहुत सारे काम कर सकती है. ऑनलाइन उसको जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए वेबसाइट को लॉन्च करना, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें ये सब इस्तेमाल की जा सकती है ओवरऑल लेवल पे इसको बेहतर करने में. अब मैं यहाँ पे कस्टमर फीडबैक वगैरह की बात ई मतलब डिजिटल सेंस में तो करूंगा, ई इलेक्ट्रॉनिक सेंस में तो करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ई मार्केटिंग की बात की जा रही है, ई मार्केटिंग की. तो ओवरऑल लेवल पे एक इंटरैक्टिव होता है, फिर इंटेलिजेंस वाला कंपोनेंट उसके अंदर आता है कि कंपनी के पास मार्केट इंटेलिजेंस के थ्रू अपना डेटा और अपने कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस, सोशल मीडिया की सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है वो मौजूद होंगी थ्रू डिजिटल मार्केटिंग. एक मिनट दीजिएगा. थ्रू डिजिटल marketing and electronic statistics, the company can have access to big data, जिसकी मैंने बात की थी unstructured form में, where they can structure it and analyze their customer preferences and needs. ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा को अंडरस्टैंड करके उसे स्ट्रक्चर्ड वे में ला के समझ सकते हैं कि कस्टमर की नीड्स क्या है, ठीक है. देन कम अप विद मॉडिफाइड एंड बेटर प्रोडक्ट्स. बेहतर प्रोडक्ट्स के साथ वो मौजूद हो सकता है, सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो सकती है, ठीक है. आगे कहते हैं, शाह कहते हैं एवरी हॉस्पिटल कस्टमर शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कंपनीज वेबसाइट हॉस्पिटल कस्टमर. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, यही वाली बात हमने यहाँ पे लिखी है, आपने दूसरे अल्फाजों में लिख दी. फिर उसके बाद आता है इंडिविजुअलाइजेशन. इंडिविजुअलाइजेशन के अंदर ये होगा कि जो कुकीज और आप इस तरह की प्रोफाइलिंग वगैरह यूज करेंगे, ये आपके कस्टमर की नीड्स के हिसाब से, फार्मेसीज की, प्रैक्टिशनर्स की नीड के हिसाब से, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इनको चीज देगा, ठीक है. थ्रू द यूज ऑफ कुकीज
The company can present products as per the needs of pharmacies. जैसे दवाओं की एग्जांपल हो गई या उसकी एग्जांपल हो गई दवाई.pk की, वो यही काम कर रहे हैं ना बेसिकली. Through the use of cookies, the company can present products as per the needs of pharmacies and medical practitioners. And this targeted marketing will further improve the sales of the company. ठीक है, ऑल राइट. ये हो गए 3 पॉइंट हमारे. बिल्कुल साथ सही कह रहे हो. फिर आता है पॉइंट इंटीग्रेशन का. इंटीग्रेशन के अंदर ये है कि भाई आप अपनी दूसरी सर्विसेज को भी इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक है, कंपनी कैन bring their entire product range on their websites, can target businesses as well as retail consumers for their products. Entire customer base can be integrated onto one platform and handling cost will be most optimized. अब चाहे कंपनी को चाहिए हो चाहे किसी कंज्यूमर को चाहिए हो, दराज वाला सारा प्रोसेस अपनी वेबसाइट से कराता है. उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आता है, ओवरऑल लेवल पे सिचुएशन भी बेहतर होती है, और जो है वो इसकी कॉस्ट भी जो है वो हैंडलिंग की एक वक्त की आती है जो सपोर्ट कॉस्ट होती है. फिर इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन, company can explore new geographical markets for its products. कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए नई नई मार्केट्स को जो है वो एक्सप्लोर कर सकती है और ओवरऑल लेवल पे अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है, नए प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकती है. ठीक है, इंडस्ट्री रिस्ट्रक्चरिंग. नाउ दिस डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली इट विल बी यूज्ड, इसको यूज किया जा सकता है बहुत आराम से कि आप अपने प्रैक्टिशनर्स को एज वेल एज लार्ज इंटरमीडियरीज को एज वेल एज बिजनेसेस को सबको एक साथ टारगेट करें. और रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर ये होता है यू कैन रिमूव द मिडलमैन, you can remove the middleman and get your product directly delivered to your customers. आप अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं और किसी किस्म के आपको बीच में स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है. पूरी तरीके से आपने रिवैम्प कर दिया, रीस्ट्रक्चरिंग कर दी. ऑनलाइन परचेज, डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. आपको मिडलमैन की जरूरत नहीं है, राइट? थ्रू ऑनलाइन सेल्स एंड डिलीवरी. मैं तुम लोगों को शायद बता रहा था क्लास में, मुझे याद है मैंने बताया, अल शहीर के बारे में बताया था मैंने तुम्हें कि वो अपनी मीट की जो वो है डिलीवरी है वो बाइकिया वगैरह के थ्रू करवा रहे हैं. फूड पांडा बाइकिया के थ्रू करवा रहे हैं ताकि उन्हें बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स को कैरी ना करना पड़े, उनका एक आउटलेट हो मेन सिटी में, सेंटर में. कबाबजीज एक्सप्रेस के बारे में सुना है किसी ने नाम? कबाबजीज एक्सप्रेस के बारे में चलो आई गेस नहीं सुना है, रिस्पांस बता रहा है. कबाबजीज वाला भी अपना एक नया प्रोडक्ट लेके आया है, मेरा ख्याल ये फूड डिलीवरी सर्विस है और शायद ये कबाबजीज के अलावा और फूड प्रोडक्ट्स को भी जो है वो डिलीवर करता है. मंचीज का नाम सुना है किसी ने? मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये फाइनेंस की दुनिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, बड़े बड़े इस तरह के वेंचर्स हैं जो अभी चल रहे हैं और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ ले रहे हैं. एयरलिफ्ट उसको, हाँ एयरलिफ्ट को $85 मिलियन की फंडिंग मिली, ये पता है सबको? बाजार को फंडिंग मिली, ये पता है? बस जैसे एयरलिफ्ट और बाजार के बारे में आपने सुना है, वो भी खैर साथ ही बोल रहा है अकेला कि मैंने सुना है. ये जो एयरलिफ्ट और बाजार के बारे में आप लोगों ने सुना है, इसी तरीके का एक स्टार्टअप मंचीज है जो यूनिलीवर पाकिस्तान की तरफ से है. एक ऑनलाइन बेसिकली ऐप है जो आपको इस तरह के जो स्नैक्स है ना मंचिंग के लिए, ये जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं. अब उसमें यूनिलीवर के अपने प्रोडक्ट्स भी होते हैं, लेस का प्रोडक्ट भी होता है, उसमें नाश्ते वगैरह का सामान हो गया, ब्रेड हो गई, इस तरह की सुबह की चीजें हो गई,
चाय वाय हो गई, फिर फूड एंड पर्सनल केयर, ओरल केयर की चीजें हो गई, टूथपेस्ट वगैरह, साबुन वाबुन, ऐसी सारी चीजें मंचीज की आपके ऊपर आपको मिल जाती है। तो शाम में चिप्स मंगवाने हो, लेज वेज, आइसक्रीम की जरूरत हो, वॉल्स खासतौर पे जो यूनिलीवर का अपना है, इन सब चीजों की, तो आप उससे उसके थ्रू जो है वो मंगवा सकते हैं। तो वो बेसिकली यही कर रहे हैं ना, उन्होंने ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को टारगेट कर लिया है जो पहले शायद वो रिटेलर और जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के मोहताज थे, लेकिन आज उन्होंने मंचीज जैसी चीज को लॉन्च करके अगले 10 साल के लिए अपने लिए एक रास्ता बना लिया है कि यार ओवरऑल लेवल पे इन्हें आगे जाके ये चीज फायदा देगी। तो जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड के थ्रू मिली है फंडिंग, इन्हें बाहर की प्राइवेट इक्विटी फंड्स के थ्रू मिली है। नहीं, ये इतना डेवलप नहीं हुआ ना, इसलिए इतना ज्यादा ये कुकीज और ये सारी चीजों का वो नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा तो सूरत हाल बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। अभी इतना डेवलप नहीं हुई है पाकिस्तान में ये मार्केट। बाकायदा जो कंपनीज होती है वो उस तरह के आर्टिकल्स डालती है कि कौन सी दवाई आपके लिए लेना ठीक है, कब आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लें, कब आप नहीं लें। डॉक्टर्स वगैरह भी बता देते हैं भाई ये प्रोडक्ट कोड है, ये फलाना प्रोडक्ट है, इस कंपनी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बाहर तो बड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, ये पाकिस्तान में आता है तो वक्त लगेगा। शायद दवाई डॉट पी के से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। बहरहाल मुझे इस चीज़ का एहसास है कि तुम्हारी 3:30 बजे टैक्स की क्लास है, तो हम जल्दी से पार्ट सी पे आ जाते हैं, बहुत सारे लोग टैक्स की क्लास वाले होंगे। ठीक है, चलो। पार्ट सी में है ना तुम लोग की टैक्स की क्लास, मुझे उमर भाई ने बताया है 3:30 बजे है ना टैक्स की क्लास तुम लोगों की। चलो ठीक हो गया। All right. Respond to the claim that the proposed corporate social responsibility program is potentially a waste of shareholders' funds. हाँ भाई, CSR के जो प्रोग्राम्स हैं ये पोटेंशियली एक वेस्ट हैं, शेयर होल्डर के फंड्स का इनका कोई फायदा नहीं होता। एक दफा इसके पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। One of KPL's key products, trade name Ploramal, is particularly effective in the treatment of otherwise often fatal respiratory illnesses. It is an expensive drug at rupees 100,000 per day for a typical 14-day treatment. इन 14 लाख रुपए का ट्रीटमेंट है। The marginal cost of manufacture is closer to 1,000 a day. वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है। एक यूनिट, एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए जो मार्जिनल कॉस्ट पड़ती है वो 1,000 रुपए पड़ती है। Following a recent cybersecurity incident, this information has been leaked to the press. The class of diseases treated with Pluramal is common in children in poorer developing nations who cannot currently come close to affording the treatment. There is mounting pressure to make the drug available either free of charge or at a drastically reduced cost to these locations. The marketing director is keen to make the drug available through a revised corporate social responsibility program. However, the finance director claims that this would be a waste of shareholders' funds, neglecting the director's moral and fiduciary duty to the shareholders, and would reduce the funds available for the future research. आप लोगों ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पढ़ा है कैफ के लेवल पे, आप लोगों ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पढ़ा है बीएमबीएस के लेवल पे, सीएसआर के बारे में पढ़ा है बीएमबीएस के लेवल पे। हमें जेनेरिक बातें, बहुत ज्यादा हमें इसकी केस की डिटेल में नहीं जाना, उन्होंने एक एग्जांपल दे दी है केस की, लेकिन हमें उन्हें जनरली ये बताना है कि भाई ये जो सीएसआर के प्रोग्राम्स होते हैं ये शेयर होल्डर का वेस्ट नहीं होते, इससे जो है वो बेहतर सिचुएशन की जा सकती है, बेहतर कंपनी के लिए जो है वो सूरत हाल बन सकती है। सही है। साद अरशद कहते हैं सर सीएसआर इज यूजुअली लिंक्ड टू गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, शोज हाउ कंपनीज व्यू देयर different stakeholders and it's crucial for long term success of the company. Excellent point, बिल्कुल। CSR देखो, आपके जैसी दवाइयां और भी बना रहे हैं लोग, ठीक है ना। नाइकी हमेशा एथलीट्स की रिस्पेक्ट को टारगेट करता है अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में। कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट्स देखो, वो हमेशा हैप्पीनेस और फैमिली को टारगेट करते हैं। पेप्सी की हमेशा ऐड देखो, पेप्सी हमेशा मतलब कम पैसों में जवानी में एंजॉय कैसे किया जाता है इसको टारगेट करता है। और अगर माउंटेन ड्यू को देखो तो वो हमेशा एक्शन और थ्रिल को टारगेट करता है। ये क्यों? ऐसे लोग हैं जो इस तरह की एक पर्टिकुलर थीम पे ही एड्स बनाते रहते हैं। रेडबुल वगैरह इस तरह की पर्टिकुलर थीम्स पे ऐड बनाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट की एक ब्रांड वैल्यू, एक ब्रांड इमेज है जो कम्युनिकेट करता है। वो बताते हैं कि मतलब हु दे लिव फॉर। इसी तरीके से कंपनीज जब सीएसआर करती हैं तो वो ये बताती है कि हु दे लिव फॉर, क्या वो सिस्टम के लिए जी रही हैं, शेयर होल्डर्स के लिए जी रही हैं या नहीं। एक पूरा पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम के तमाम ओवरऑल लेवल पे कंपनी के स्टेक होल्डर्स की प्रेफरेंस शामिल होती है। सो सीएसआर बेसिकली एक कंपनी का ऐसा प्रोग्राम होता है जो उसकी ओवर एंड अबव, जो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवर एंड अबव उसको लेके जाता है, इमीडिएट ऑब्लिगेशन से ऊपर लेके जाता है, ताकि वो अपने स्टेक होल्डर्स की और सोसाइटी एट लार्ज की फिक्र कर सके। ठीक है ना। कंपनी की इमेज बेहतर होती है इससे। अब फाइनेंस डायरेक्टर क्या कर रहा है, वो एक कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ चल रहा है।
वो बोल रहा है यार ये असल में 6 नंबर का सवाल है तो आपको उसमें कहानी करनी पड़ेगी, पॉइंट्स बहुत ज्यादा कोई इसके अंदर नहीं है, मैं एक एक बुलेट बनाता जाता हूँ, लेकिन लिखना है इसको पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है, इसको आप लिखेंगे पैराग्राफ फॉर्म में, CSR वाली चीज को थोड़ा सा। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कंपनी के इमेज की, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कंपनी गोइंग बियॉन्ड इट्स फैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, जो कंपनी की ऑब्लिगेशंस हैं ये उससे आगे जा रही हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि भाई ओवरऑल लेवल पे कंपनी को एक लॉयल्टी हासिल होगी, ब्रांड लॉयल्टी हासिल होगी, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो कंपनी का CFO है वो बहुत ही ज्यादा नैरो अप्रोच से चल रहा है, CFO इज हैविंग अ नैरो माइंडेड अप्रोच, फैक्चुअल सेंस में नैरो माइंडेड होना इसको कहते हैं, वो नहीं जो आमतौर पे कहते हैं, नैरो माइंडेड अप्रोच, ठीक है। CFO जो है नैरो माइंडेड अप्रोच के साथ चल रहा है, वो ये देख नहीं पा रहा कि यार क्वांटिटेटिवली ना सही लेकिन इसके क्वालिटेटिवली बेनिफिट्स बहुत हैं, क्वालिटेटिव सेंस में इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, ये CFO अपनी नजरों से जो है वो देख नहीं रहा। आज अगर इस तरह की कोई चीज इन्होंने स्टार्ट कर दी तो वो आगे जाके कितना बड़ा ब्रांड इमेज क्रिएट कर देगी कि आपकी सोच है। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, हम जो लोग हैं ना 90s वाले, मेरी 93 की बर्थ है, आई होप तुम लोग भी ये 2000 के आसपास के ही होंगे, हम सब ने अपने बचपन में शायद सेफगार्ड की मूवी देखी है, वो डर 2 वाली, और वो जो सारा एक एक डॉक्यूमेंट्री का स्टाइल था सेफगार्ड का, और एक फिल्म बना के उन्होंने चला था, हम सब ने वो डॉक्यूमेंट्रीज देखी, उसकी वजह से बचपन में ही सेफगार्ड का एक इमेज बैठ जाता है बच्चों के जहन में कि यार ये जो है वो पाकिस्तान, साफ साफ पाकिस्तान वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान की सफाई चाहते हैं। मतलब आपकी सोच है इस कैंपेनिंग का, PNG को जितना फायदा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग PNG का प्रोडक्ट है ये, जितना PNG को इसका फायदा हुआ है आप और मैं अंदाजा नहीं लगा सकते। सेफगार्ड ने और सेफगार्ड की दूसरी इस तरह की PNG के प्रोडक्ट्स ने जो मार्केट में इमेज बनाई है अपनी, वो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लक्स ने हमेशा ब्यूटी को टारगेट किया, यूनिलीवर का जो प्रोडक्ट लक्स है इसने ब्यूटिफिकेशन को टारगेट किया, लेकिन सेफगार्ड ने हमेशा प्योरिटी, सफाई, इन सारी चीजों को टारगेट किया, और लाइफ बॉय को तो रिप्लेस करके रख दिया। लाइफ बॉय भी खैर कीटाणु 10 में से 9 मारे वही वाली बातें करते थे, लेकिन जो मतलब तरीका था ना इनका, बच्चों के स्कूल्स में जाना, उनको ये मूवीज दिखाना, उनको छोटे छोटे से वो कंपसेस और स्टेशनरी की चीजें देना, और वो मूवी देख के जज्बात में आ जाते थे बच्चे, और डोपामिन हिट होता है, बेसिकली डोपामिन रिलीज होता है इन योर माइंड, उसको जो है वो जज्बात में लेके आना, और वो पंप कर देते थे बच्चों को, और मतलब आज तक हमें वो चीज याद है। और लामोहल्ला बहुत सारे लोग हैं हम में से जो इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, तो अभी भी उनको वो याद आता है कि यार स्कूल के जमाने में फला जगह पे बैठ के दोस्तों के साथ ये मूवी हमने देखी थी। तो ये क्या था, CSR ही था ना बेसिकली, CSR ही था। हाँ वो बात सही कह रहा है कि डेटॉल ने ट्राई किया लेकिन उतने एक्सटेंट तक पहुंच नहीं पाया। चलो माशाल्लाह तुम लोग की बिजनेस इंसाइट अच्छी है, सिर्फ तुम लोग जब मैं सवाल देने की करने के लिए टाइम देता हूँ तो उसमें जो है वो डबल पत्ती खेलते हो, करते नहीं हो, ध्यान ध्यान देर इंतजार करते रहते हो कि कब ये ब्रेक खत्म होगा। लेकिन बहरहाल इस तरह की जो चीजें हैं सारी, वो ओवरऑल लेवल पे कंपनी को फायदा देंगी, प्लस प्रेस वाले इनका इमेज बहुत ऊपर लेके जाएंगे, प्रेस पीपल विल इंक्रीज द इमेज ऑफ द कंपनी, प्रेस में ही कंपनी का नाम काफी होगा। फिर इसका एक इंट्रिंसिक बेनिफिट होता है, वन ऑफ द इंट्रिंसिक बेनिफिट इज पब्लिसिटी। बेटे बेटा आपकी पब्लिसिटी या मार्केटिंग हो रही होती है, कंपनी का नाम आ रहा होता है, ठीक है, कनेक्शंस और नेटवर्किंग बन रही होती है गवर्नमेंट लेवल पे, प्रेस के लेवल पे। हमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन करके एक पैराग्राफ फॉर्म में तरीके से इस पूरे पार्ट नंबर C को जो है वो बताना है कि शेयर होल्डर्स का वेस्ट ऑफ फंड्स नहीं है, बल्कि ये शेयर होल्डर्स को एक इन्वायरमेंटल और अच्छा सोशल पर्सपेक्टिव दे रहा है, जो आगे जाके इसी में ट्रांसलेट होगा, आगे जाके वो इकोनॉमिक वेल्थ में ही ट्रांसलेट होगा। लोग उसके प्रोडक्ट की इज्जत करेंगे, इज्जत करने के बाद उससे जो है वो इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद उनकी एक लॉयल्टी उनके साथ अटैच हो जाएगी, राइट, एक लॉयल्टी उस ब्रांड के साथ अटैच हो जाएगी, तो ओवरऑल लेवल पे काफी फायदा देगा। ब्रांड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो मुझसे, इमेज, ब्रांड लॉयल्टी, यहाँ ब्रांड डेवलपमेंट लिख देता हूँ। ठीक है जी, और कोई पॉइंट आता है किसी के जहन में?
चलें जी, यहाँ पे हमारा ये वाला एरिया मुकम्मल होता है और इस सवाल को भी बहरहाल हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब तुम लोगों की 3:30 बजे क्लास है टैक्स की, जिसके साथ फ्लैश आ जाएगा। तो हम इस सवाल को आज यहीं तक रखते हैं। कमिंग क्लास के अंदर हम अपना 50 मार्क्स की कैटेगरी वाला एक क्वेश्चन पिकअप करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करके जो है वो पूरा सवाल एक ही क्लास में कराने की कोशिश करूंगा। अपेंडिक्स 4 यूज नहीं हुआ। अपेंडिक्स 4 में CSR की तो बातें लिखी नहीं और कुछ भी नहीं, कल हमने पढ़ लिया था। यही वाली बातें हैं सब। मुझे खुदारा मैसेज कर दें वो रजिस्टर्ड लोग कि उनके किन सब्जेक्ट्स के साथ क्लैश आ रहा है। अगर किसी के साथ ऑडिट का क्लैश नहीं है तो मैं ऑडिट के टाइमिंग्स में क्लास लगा दूंगा। अगर टैक्स का नहीं है तो में से किसी के साथ भी टैक्स का मुझे नजर आ रहा है क्लैश, लेकिन अगर ऑडिट का नहीं है तो ऑडिट के टाइम में लगा देंगे, अगर MSA 1 का नहीं है तो MSA 1 के टाइम में लगा देंगे। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज कर देना, बता देना कि यार क्या क्लैशेस हैं। सर क्लास टाइमिंग मॉर्निंग में हो सकती है? नहीं यार, मॉर्निंग में नहीं हो सकती। मैं 8 बजे जो है वो अपने ऑफिस पहुंच जाता हूँ। मेरा बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम है। तो स्टॉक एक्सचेंज खुलने से पहले पहले आई हैव टू बी एट ऑफिस, आई डू माय रिसर्च वर्क एंड देन आई बेसिकली स्टार्ट माय वर्क। ठीक है। रुबास कहते हैं सर व्हेन विल यू रिज्यूम ऑन कैंपस क्लासेस? ऑन कैंपस होती ही नहीं है भाई, मतलब होती भी है तो कोई आता ही नहीं है लेने के लिए। मैंने MSA 2 की चंद क्लासेस ली है, फिजिकल कोई भी नहीं आता था। एवरीवन आइदर प्रेफर्ड रिकॉर्डिंग और प्रेफर्ड घर बैठ के हम क्लास ले लें। नो वन एवर आस्क्ड मी कि सर आप कैंपस पे आके क्लास लें, लेकिन अगर तुम लोग आओगे तो मैं आ जाऊंगा, नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छी बात है। वीकेंड में मॉर्निंग क्लास का कह रहे हो? देखो वीकेंड में मॉर्निंग की सूरत हाल बताया था। सैटरडे को 11 से 2 टाइम मिलता है, वो रिपोर्टिंग के साथ तो मैंने इस दफा लगाया था। सैटरडे में सुबह थी तुम्हारी क्लास। संडे को मॉर्निंग में खुद मैं BFD की क्लास ले रहा होता हूँ। मैं भी तो एक अदद सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, BFD। मैं BFD क्लास संडे की सुबह लेता हूँ। वो क्लास खत्म होती है 1 बजे, 1 से 1:30 बजे के बीच में। उसके बाद फिर जो टाइम मिलता है जिसमें तुम्हारी और क्लासेस लगी होती है उसमें। मुझे बताओ संडे वाले दिन तुम लोग पौने 7 से पौने 10 क्लास लेना पसंद करोगे इतना लेट? खैर मेरी भी कोई ना कोई ऑक्यूपेंसी निकल ही आती है संडे को। संडे को यार शाम में ड्रॉप रेट बहुत होगा, लोग बोलेंगे यार एक आधा दिन तो मिले कम से कम हमें पूरे वीक में। संडे मॉर्निंग में BFD की क्लास ले रहा होता हूँ बस। चलो कोशिश करके फिर इस तरह कोई टाइम की मैनेजमेंट कर लेते हैं, मैं उमर भाई से बात कर लूंगा। ठीक है। ये एक्सेल फाइल मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई सवाल हो कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज।